हेलो फ्रेंड्स, आई एम सेवर्थ मांडा फ्रॉम अरम इंस्टीट्यूट। आज इस वीडियो में जितने भी सीए इंटर वाले स्टूडेंट हैं जिनका सर मई में एग्जाम है या नवंबर 23 में एग्जाम्स है, उनके लिए सर मैं जो इंस्टीट्यूट का लेटेस्ट केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस है इनकम टैक्स का, उसको अपन कवर करेंगे। सर मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट ये है सर कि मैं ये जो केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना सर। 20 क्वेश्चन है, ठीक है। मैं आपको पूरे 20 क्वेश्चन इस वीडियो में नहीं करा पाऊंगा क्योंकि मैं सीरियसली बहुत टायर्ड हूँ। मेरी अभी बहुत सारी क्लासेस स्टार्ट हो गई है, तो मैं 20 क्वेश्चन एक बार में तो नहीं कराऊंगा। बट ये वादा करता हूँ सर कि मैं इसको डेली बेसिस में क्या बोलते हैं अपलोड करके 5-5 क्वेश्चन करके आपको करवा दूंगा। इससे आपका केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस पूरे कवर हो जाएंगे। एमसीक्यू मैंने जीएसटी और इनकम टैक्स दोनों के पहले ही अपलोड कर दिए, लेटेस्ट वाले, ठीक है, पूरे अपलोडेड है सर, वहां पर कुछ भी मैंने छोड़ा नहीं है। तो केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं ताकि ये वाले डिपार्टमेंट से पूरे फ्री हो जाए। मैराथन डले हुए हैं, रिवीजन लेक्चर्स डला हुआ है, नोट्स टेलीग्राम में पिंड है, सब चीजें करी हुई है सर। आपको सिर्फ बैठ के पढ़ना है, ठीक है। एक इनकम टैक्स की सर स्ट्रैटेजी की जो वीडियो है वो मेरा अपलोड करना बचा है, वो भी एज सुन एज पॉसिबल मैं देखता हूँ जितना जल्दी हो सके उसको भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। चलो लेट स्टार्ट, टाइम वेस्ट नहीं करते सर। इनकम टैक्स के केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन सर, देखो मई 23 के लिए और नवंबर 23 के लिए, ठीक है। मैंने केस सिनेरियो का पहले भी एक तरीका सिखाया था सर। एमटीपी आरटीपी जब मैंने सॉल्व किए अपलोड की हुई है, तो मैंने एमटीपी आरटीपी जब सॉल्व करा के अपलोड किया था तो उस टाइम भी आपको एक बात सिखाया था। केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में केस स्टडी पहले नहीं पढ़ते। अपन पहले क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़ने से हमें ये क्लैरिटी होती है कि ऊपर चाहता क्या है, और जब हमें पता चल जाता है कि वो चाहता क्या है तो उसके कारण हमारा क्वेश्चन का जो आंसर करना है वो आसान हो जाता है, ठीक है। आपका दिमाग प्रॉपर स्ट्रैटेजिक तरीके से चलता है, बहुत सही तरीके से चलता है, और ये अप्रोच काफी काम की है। देखो सर, मैंने एमटीपी आरटीपी करते टाइम ये सिखाया बहुत अच्छे से सर। देखो क्वेश्चन, व्हाट इज मिस्टर शशिकांत रेसिडेंशियल स्टेटस, मतलब ऊपर रेसिडेंशियल स्टेटस ढूंढना है अपन को। फिर बंदे की टोटल इनकम भी देखना रहेगा सर, ठीक है। फिर आपको टोटल इनकम ही बताना रहेगा इस क्वेश्चन में भी, कुछ एज्यूम करने के बाद। और सर टैक्स लायबिलिटी निकालना है, ठीक है। तो चलो सर मूव करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहे हैं। देखो, Mr. Shashikant, age 45 years, is an Indian citizen and a member of the crew of the Singapore-bound Indian ship engaged in the carriage of passenger in the international traffic departing from Chennai port on 29 May 2022. सर मैंने आपको एक चीज सिखाई है, और रेसिडेंशियल स्टेटस में हम पढ़ क्या है याद है, सेक्शन 61 पढ़ते थे, उसके एक्सेप्शन पढ़ते थे, जहां पर सर 60 डेज के बदले 182 डेज दिया रहता था। जहां पर अपन शिप के केस में ये बोले थे सर कि अपन शिप के केस में 182 डेज देखेंगे प्रीवियस ईयर में, प्लस 365 डेज देखेंगे प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर में। यही सीख के आए सर, ठीक है। और हमने शिप के केस में ये बोला था सर, जिस दिन शिप इंडिया से जाती है और जिस दिन शिप इंडिया में आ रही है वो दोनों दिन इंडिया में काउंट नहीं होंगे। देखो सर, तो 29 मई को गई है, 19 दिसंबर को आई है सर। देखो, ही स्टेड इन इंडिया फॉर द लास्ट 4 प्रीवियस प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फॉर 400 डेज, पिछले 4 साल में 400 दिन था। तो पहले यहाँ पर डेज काउंट कर लेते, कितने टाइम बाहर थी सर। चलो डेज काउंट करो, मई होता है 31 का, तो मई में होगा 2 + 1 3, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, नवंबर में हो गए 19। तो मतलब ये आ रहा है सर, एक मिनट एक मिनट सॉरी सॉरी, मैं नवंबर में 19 ले लिया था, वो दिसंबर तक है सर। मई में 3 प्लस जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में है 19 डेज। तो सर ये 205 डेज बाहर है, ठीक है। आप डेज काउंट कर सकते हो, 205 डेज बाहर है। अगर 205 डेज बाहर है तो 365 डेज में से माइनस कर लो। माइनस करने के बाद ये कितना आएगा, 365 से माइनस के, तो सर 160 डेज इन इंडिया है। तो सर प्रीवियस ईयर में 182 वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई किया ही नहीं सर। बेसिक पहली प्रीवियस ईयर की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया, तो 365 सेटिस्फाई कर भी लेगा तो क्या फर्क पड़ेगा सर। पहले क्वेश्चन का हमें आंसर मिला, उसका रेसिडेंशियल स्टेटस पूछा था, चुपचाप प्यार से इसका रेसिडेंशियल स्टेटस नॉन रेसिडेंट, ठीक है। क्वेश्चन दूसरा था, व्हाट वुड बी द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर शशिकांत। देखो भाई, इसकी टोटल इनकम निकालना है।
और ये एज्यूम करना है कि वो 115 बीएससी नहीं ले रहा। तो आओ सर, देखो क्या दिया हुआ है, फॉर अ पीरियड ऑफ 750 डेज इन लास्ट 7 प्रीवियस ईयर, इससे तो कोई मतलब ही नहीं रहा। He received a salary of 7,20,000 in the NRE account maintained with the SBI branch. सर ये एग्जेम्प्ट होता है। अगर कोई नॉन रेसिडेंट एनआरई अकाउंट में पैसा रखता है सर, तो वो एग्जेम्प्ट होता है, उसमें कोई इंडिया में इनकम नहीं मानी जाती उसकी। ठीक है। He also furnished detail of other income earned by him during the previous year 20 to 23. सर आपको पूरी इनकम नॉन रेसिडेंट के सेंस में सोचना है सर। आपको ये सोचना है कि नॉन रेसिडेंट के हाथ में टैक्सेबल है कि नहीं। तो देखो, dividend declared in the month of April 2022 by X Limited, a Singapore company. The same was received by him in Singapore. सर सब चीजें तो सिंगापुर में हो रही है, तो ये इंडिया में क्यों टैक्सेबल होगा। एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम लैंड इन पाकिस्तान रिसीव्ड इन इंडिया, मर गया, रिसीव्ड इन इंडिया ना सर, ये इंडिया में टैक्सेबल है सर। ठीक है, आगे देखो। अच्छा, एग्रीकल्चर इंडिया से बाहर जो करते हैं अपन वो टैक्सेबल होता है ना, एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया एग्जेम्प्ट होती है, ये ध्यान रखना। ठीक है। रेंट रिसीव फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन चेन्नई, ये भी गई सर, पर इसमें हम 30% माइनस कर लेंगे, तो 3,60,000 माइनस 30% कर लो, तो ये आ रहा है सर 2,52,000, और इसमें 2,50,000 ऐड कर लो। अबे तो ये आ रहा है सर, ये दोनों को ऐड किया तो ये आ रहा है सर 5,02,000। ठीक है, और कुछ दिया हुआ है क्या, नहीं सर, तो यही इसकी टोटल इनकम है। और सर आपसे टोटल इनकम पूछा था तो 5,02,000। नेक्स्ट आगे देखो क्या दिया हुआ है। Assuming that for the purpose of answering this question, Mr. Shashikant has transferred his house property in Chennai to his minor married daughter. Okay. And his wife is a housewife and does not have any other income. The minor married daughter receives, minor married daughter को receive हो रहा है सर। तो सर in such case total income क्या होगी सर, सिंपल सी बात है, आपने 5,02,000 निकाला था। अब इसमें जो रेंटल इनकम है बच्चे के केस में 1,500 रुपए की एग्जेम्पशन मिल जाएगी 1032 में। माइनर की एग्जेम्पशन याद है ना सर, क्लब करते हैं माइनर की इनकम तो 1,500 रुपए की एग्जेम्पशन मिल जाती है, तो इसमें से 1,500 माइनस कर दो सर, तो ये आ रहा है 5,00,500, ये आ गई टोटल इनकम सर, सिंपल। आगे देखो, मिस्टर शशिकांत वुड लाइक टू मिनिमाइज हिज टैक्स लायबिलिटी। मैंने आपको कुछ सिखाना चाहता हूं सर, जब भी कभी क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ है ना सर कि कोई सामने वाला मिनिमाइज करना चाहता है अपनी टैक्स लायबिलिटी, तो उस केस में सर आप नॉर्मल इनकम टैक्स भी निकालोगे, नॉर्मल के बेसिस में इनकम टैक्स भी निकाल लोगे सर, प्लस सर प्लस आपको सर यहां पर, मेरा ध्यान इधर से, 115 BAC, आपको ये दोनों चीजें चेक करनी चाहिए, और दोनों चीजें चेक करके सर आपको देखना चाहिए कि टैक्स किस में कम आ रहा है, क्योंकि सामने से बोल रहा है ना वो अपनी मिनिमाइज करना चाहता है टैक्स लायबिलिटी। तो एक स्टूडेंट बोला सर एएमटी भी लगा दो, अरे भाई मेरे एएमटी में लगा देता, पर एएमटी कैसे लगाऊंगा सर, एक तो नॉन रेसिडेंट, उसकी इनकम भी देख लो सर 20 लाख से ज्यादा नहीं है, तो एएमटी कहाँ लगा रहे हो सर। तो आप ये दोनों में से, दोनों के बेसिस में टैक्स निकालो, और दोनों के बेसिस में टैक्स निकाल के देखो सर किस में टैक्स कम आ रहा है। तो अगर मैं इसकी इनकम ले लूं 5,02,000, तो 5,02,000 में मैं नॉर्मल टैक्स निकालता हूं सर। अच्छा नॉन रेसिडेंट है ना, याद रखना, तो 5,02,000 में स्लैब लगेगा 2.5 लाख का, पहले 2.5 लाख हटा दिए, नेक्स्ट 2,50,000 में 5% है, मतलब 12,500 है, और बचे में 20% है, तो ये आ रहा है 400 प्लस 12,500 प्लस 4%, तो ये आ रहा है सर 13,416 नॉर्मल टैक्स के हिसाब से। और 115 बीएससी बोलता है भैया तुम्हारी इनकम अगर 5,02,000 है, माइनस 2.5 लाख कर लो, पहले 2.5 लाख पे नहीं, अगले 2.5 लाख में 5%, इसमें भी 12,500 है, पर इसके बाद जो नेक्स्ट 2,000 बचेगा उसमें आएगा सर अगला 5%, ये 10%, क्योंकि 5 के बाद 10 आता है 115 BAC, तो ये आ जाएगा सर, मेरा आ रहा है 13,208। इनकम टैक्स है तो राउंड फिगर, राउंड ऑफ कर लेना सर, तो ये 13,420 एंड 13,210 13। ठीक है, अब दोनों में विच एवर इज लोअर क्या है, आग बंद करके बच्चा ही बता देगा सर कि इसमें लोअर, तो अबे सॉरी सर, इसमें लोअर तो यही वाली अमाउंट आ रही है, तो हमारा लोअर यही होगा सर। देखो समझ आया, तो कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन में मिनिमाइज करने बोले उसकी टैक्स लायबिलिटी, तो ये चीज का ध्यान रखना कि मिनिमाइज करना है मतलब अपन को नॉर्मल टैक्स और 115 BAC दोनों सोचना है और दोनों के हिसाब से कैलकुलेट करके चेक करना है, नहीं करोगे एग्जाम में गलत आंसर आ जाएगा। देखो सर यहाँ पर 1420 है, तो ऑप्शन में एक जानबूझ के 13,420 भी है,
ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना सर, आपको कंफ्यूज करेंगे ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो पहले केस स्टडी पढ़ने से पहले क्वेश्चन देखते हैं सर। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट टर्नओवर एंड टोटल टर्नओवर फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग सेक्शन 10AA की सर डिडक्शंस देखना है अपन को, फिर अमाउंट ऑफ डिडक्शन निकालना है 10AA की, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्वेश्चन एज्यूम दैट सूरज एस्टैब्लिश एसईजेड, मतलब पूरा एसईजेड से रिलेटेड ही क्वेश्चन है सर, और उसके बाद उसकी टोटल इनकम भी निकालना है सूरज की। चलो सर देखो, Mr. Suraj, age 48 years, furnishes the following particular for the previous year 31st previous year 20 to 23 in respect of an industrial undertaking established in SCZ, ठीक है, in March 2016. It begins its manufacturing in April 2016. सर हमें प्रीवियस ईयर 22-23 देखना है। आप समझो सर पहला 5 साल 100% वाला खत्म हो चुका है सर, आपको समझ आना चाहिए, क्योंकि 16 से आप 5 ऐड करोगे तो सर ये मैक्सिमम कितना जाएगा सर, 21 तक जाएगा सर। तो ये 21 तक तो हो गया सर, हम तो 22-23 में बैठे, तो 100% वाली कैटेगरी से बाहर हो। अब जो भी आएगा आपका 10AA में, उसमें डिडक्शन मैक्सिमम 50% ही मिलेगी, ठीक है। टोटल सेल आपको दिया हुआ है 85 लाख, एक्सपोर्ट सेल्स दिया हुआ है सर आपको 45 लाख, और डोमेस्टिक सेल दिया हुआ है सर 40 लाख, प्रॉफिट दिया हुआ है 20 लाख। एक्सपोर्ट सेल ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22-23 इंक्लूड फ्रेट एंड इंश्योरेंस ऑफ 5 लाख फॉर द डिलीवरी ऑफ गुड्स आउटसाइड इंडिया। ओ भाई सर हमने बोला है फ्रेट और इंश्योरेंस एक्सपोर्ट टर्नओवर में काउंट नहीं होता है, तो सर अपन जब एक्सपोर्ट सेल लेंगे तो 45 मत ले लेना, 40 लाख लेना, और टोटल टर्नओवर जब लोगे तो 80 लाख लेना, ठीक है। तो सर ठीक है, आपसे पूछा था सर अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट टर्नओवर एंड टोटल टर्नओवर, ये तो बहुत सिंपल हो गया सर, एक्सपोर्ट टर्नओवर 40, 80 टर्नओवर हो जाएगा टोटल, तो ऑप्शन हमारा हो गया बी। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डिडक्शन, डिडक्शन भी बोला है सर, तो डिडक्शन तो बहुत सिंपल है सर, देखो 20 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 80, ये आ जाएगा 10 लाख इंटू 50%। अभी मैंने आपको 50% का लॉजिक बताया था, तो 5 लाख की डिडक्शन, ये तो बहुत इजी हो गया सर। अमाउंट ऑफ डिडक्शन देखो 5 लाख। उसके बाद देखो, assume for the purpose of this question only that Mr. Suraj established SEZ and began the manufacturing in April 2018. इससे 5 साल गिनोगे तो सर आपका 22-23 तक पहुंच जाओगे, तो अमाउंट ऑफ डिडक्शन कितनी मिल जाएगी 100%। 100% मतलब कितनी हो गई 10 लाख, सिंपल। कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर सूरज, भाई टोटल इनकम निकालने के लिए तो और भी कहानी है सर, देखना पड़ेगा। He received a rent of 25,000 for a commercial let out property. Let out to Mr. Sudhir, a salaried individual. तो भाई देखो लेट आउट मतलब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाली बातें हैं, तो 25,000 इंटू 12 माइनस आप कर लो सर 30%, तो ये आ जाएगा सर 25,000, अब 25,000 इंटू 12 माइनस 30%, सर ये आ रहा है मेरा 2,10,000 या IHP की इनकम। He earned an interest on saving 12,500, सर अगर इंटरेस्ट ऑन सेविंग है, एज देखो सर एज कहाँ गई इसकी 48 ईयर्स है, तो सर अगर आपको याद हो तो हम डिडक्शन पढ़ते सर TTA मिल जाएगा सर। एंड इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट ऑफ 5,500, सर 10-15 में एग्जेम्पशन मिल जाएगी सर 3,500 की इंडिविजुअल में, तो सर एक तो 12,500 प्लस 5,500 माइनस 3,500, क्योंकि ये एग्जेम्पशन है, तो ये IOS की इनकम कितनी है देखो 12,500 प्लस 5,500 माइनस 3,500, ये आ रहा है सर 14,500, ठीक है। तो सर हमारी सब इनकम तो निकाल लिया हमने, पहला आप लोगों ने निकाला था सर 5 लाख। अच्छा एक मिनट रुको 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 रुको, ये टोटल इनकम कब की बोल रहा है, टोटल इनकम ऑफ सूरज फॉर द प्रीवियस ईयर 20 to 23 एज्यूमिंग दैट इट डज नॉट ऑफ फॉर सेक्शन 115 BSc, ठीक है भैया, अगर 115 BSc नहीं लेता तो हम इसकी इनकम निकालने बोल रहे हैं। तो देखो सर एक तो 50%, तो ये हो गया 5 लाख, ठीक, प्लस 2,10,000 प्लस कितना निकालते आ रहा है इसकी इनकम 14,500, ठीक है, ये आ जाएगा सर 5 लाख प्लस 2,10,000 प्लस 14,500,
ये आ रहा है सर 724500 माइनस 10,000 की डिडक्शन मिलती है सर 80 TTA में, याद है ना सेविंग में। तो 10,000 की डिडक्शन TTA में ले लो, तो ये आ जाएगा 714500। ठीक है, अब मैं आपको इंस्टीट्यूट का एक चमत्कार दिखाता हूँ सर। आओ सर चमत्कार देखते हैं। ऑप्शन ही नहीं है सर, देखो बताओ। अपना आया है सर 714500 और ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब इसने ये ऑप्शन क्यों नहीं है सर, मैं आपको बता रहा हूँ सर। आप यहाँ पर ये 5 लाख जो दिया हुआ है ना, 5 के बदले 10 लाख ले लो सर, जो अपन एसईजेड में दूसरे केस में निकाले ना 100%। अब अगर आप 10 लाख लोगे ना सर, मैं चैलेंज करता हूँ आपका आंसर आ जाएगा सर, क्योंकि हर जगह 10-10 लाख ऐड कर दो तो सर 1714500। अब आप बोलोगे सर हमें एग्जाम में कैसे पता चलेगा सर, इसीलिए तो मैं बोलता हूँ सर, इंस्टीट्यूट जो पेपर देती है सर, इट डजंट मीन कि आप लेबोरियस पढ़ के जाओ और पेपर बन जाए सर। यू नीड टू बी स्मार्ट, यू नीड टू बी स्मार्ट, आपको थोड़ा स्मार्टनेस रखनी पड़ेगी सर, कि अगर ये ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है तो एक काम करते हैं 10 लाख वाले तरीके से करके देख लेते हैं, क्या उससे आंसर आएगा। सर देखो सर, ये मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता कि सर इंस्टीट्यूट दोबारा एग्जाम में ऐसा नहीं करेगी, कर सकती है सर दोबारा, बट लेट्स बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। मेरे को किसी को गाली नहीं देखना है ना किसी को ट्रोल करना है, बट मेरा पर्पज सिंपल है सर, मेरा एग्जाम में क्वेश्चन बनना चाहिए, आंसर आना चाहिए, कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होना चाहिए और मोरल बढ़ना चाहिए सर। तो इसलिए मैंने आपको ये चीज क्लियर करी, ठीक है, ताकि एग्जाम में कभी हड़बड़ाना मत। सीधा याद करना, वर्धमान सर बोले अरे भाई अंडर संडे दिमाग चला लेंगे पर हड़बड़ाएंगे नहीं, ठीक है। चलो आओ सर नेक्स्ट मूव करते, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बहुत सारी केस स्टडीज होती है सर, बहुत सारी है। चलो थर्ड वाली के लिए पहले क्वेश्चंस पढ़ते हैं। व्हाट देखो, व्हाट अमाउंट ऑफ इनकम अराइजिंग फ्रॉम एक्टिविटी ए वुड कंस्टिट्यूट एग्रीकल्चर इनकम, मतलब ये क्वेश्चन एग्रीकल्चर इनकम वाला है सर, ठीक है। What amount of income from activity B would relate to the sale of cotton will constitute agriculture income, business income, ये दोनों निकालने वाला है, ठीक है। What amount of income B with relate to constitute with sale of yarn constitute agriculture business income, वही निकालने वाला है। फिर अमाउंट ऑफ इनकम अराइजिंग फ्रॉम एक्टिविटी सी कंस्टिट्यूट एग्रीकल्चर और अदरवाइज, ठीक है। फिर आपको पूछ रहा है प्यार से आखिरी में जाते जाते भाई ग्रॉस टोटल इनकम भी बता दियो, जब सब कुछ तो कर ही चुके हो तो ग्रॉस टोटल इनकम भी बता देना। मैं बोला ठीक है भाई, जब इतना ही कर दिए तो आओ सर। चलो क्वेश्चन देखते हैं, आराम से पढ़ते हैं सर। देखो, मिस्टर किशन इज एंगेज इन द फॉलोइंग एक्टिविटी ऑन एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन इंडिया, टोटल एरिया ऑफ लैंड इज 5 acres। देखो, activity A, he grows sapling and seedling in a nursery spreading over one on 1 acre land. The sale proceed of which is 5 lakh. The cost of plantation is 1,40,000. Basic operations are not performed for growing sapling and seedling. ठीक है भाई, तो आपसे पहले क्वेश्चन में तो यही पूछा था ना सर कि what amount of income arising from activity A would constitute agriculture income। तो सर 5 लाख की इनकम हुई है जिसमें 1,40,000 कॉस्ट है, तो सर 3,60,000 क्या हो जाएगी इनकम, सिंपल। उसके बाद पार्ट बी वाला पूछा था सर, इनकम विथ एक्टिविटी बी विथ रिस्पेक्ट टू सेल ऑफ कॉटन, आपको कॉटन से क्या इनकम हो रही देखते हैं सर। चलो कॉटन से देखते हैं। He grows cotton on 3 acres land. 40% of the cotton produce is sold for 4 lakh. The cost of cultivation of this is 2,25,000। तो भाई देखो 4 लाख में कॉटन बेचा है, 2,25,000 कॉस्ट है, तो ये आ जाएगी सर एग्रीकल्चर इनकम 4 लाख माइनस 2,25,000, ये आ गया सर 1,75,000। ये आपकी एग्रीकल्चर हाँ एग्रीकल्चर इनकम आ गई कॉटन की। आगे देखो, the cost of cultivation of balance 60% cotton is 3,37,500 and the market value of the same is 6 lakh, which is used for the purpose of manufacturing yarn। ओहो, यार्न है सर, कॉटन से यार्न बनाया और आगे सर उसको यार्न से रिलेटेड कुछ खर्चा और किया और उसको सेल कर दिया। हमें तो सर क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमें तो क्वेश्चन में सर सिर्फ और सिर्फ कॉटन से रिलेटेड पूछा है, तो कॉटन से रिलेटेड तो सर 1,75,000 जो है हमारी एग्रीकल्चर इनकम, सिंपल सर। और नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हाट अमाउंट ऑफ इनकम फ्रॉम एक्टिविटी बी विथ रिस्पेक्ट टू सेल ऑफ यार्न। अब आ गया सर, देखो आपको पूछा सेल ऑफ यार्न से कौन सी इनकम हो रही है वो बताओ, तो आओ सर यार्न की इनकम जब हम निकालने जाते हैं तो यार्न के केस में देखो सर, बिका कितने में 8,50,000, 1 लाख इसकी कॉस्ट और इंकरिंग एक्सपेंस था और मार्केट वैल्यू 6 लाख थी। तो देखो सर 8,50,000 में बेचा, 6 लाख मार्केट वैल्यू। मैं आपको बताऊं सर, मैं जिस बुक से पढ़ा रहा हूं ना सर, उस बुक का सेम क्वेश्चन है ये,
सेम क्वेश्चन है सर, सेम। मतलब सिर्फ फिगर्स बदला है, बाकी सब सेम है सर। और 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा और एक्सपेंस लगे थे सर, तो ये आ गया सर आपका 8,50,000 माइनस 6 लाख माइनस 1 लाख, ये आ गया सर 1,50,000। ये आपकी आ गई सर बिजनेस इनकम। पर सर एग्रीकल्चर इनकम भी तो है सर, अभी एग्रीकल्चर इनकम भी देखना है सर। अब एग्रीकल्चर इनकम कितनी है, आओ देखो सर। कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ द 60% कॉटन इज दिस मच 3,37,500 एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ द सेम इज 6 लाख। तो मार्केट वैल्यू 6 लाख माइनस 3,37,000 उसकी कॉस्ट है, माइनस करो। ये आ रहा है सर 262500। ये आपकी एग्रीकल्चर इनकम आ गई सर। चलो आओ क्वेश्चन में देखते हैं सर, मतलब सॉरी ऑप्शंस में देखते हैं। ये रहा सर देखो 2,62,500 एज एग्रीकल्चर इनकम और 1,50,000 एज बिजनेस इनकम। ठीक है, उसके बाद देखो सर व्हाट अमाउंट ऑफ इनकम अराइजिंग फ्रॉम एक्टिविटी सी कंस्टिट्यूट एग्रीकल्चर इनकम और अदरवाइज इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर किशन। तो आपसे पूछ रहा है एक्टिविटी सी का बताओ भाई क्या होगा। चलो एक्टिविटी सी तो पढ़ ले। Land measuring 1 acre is let out to Mr. Ramesh on a monthly rent of 15,000, which is used by Mr. Ramesh as follows. 50% of the land is used for agriculture purpose. तो देखो भैया 15,000 into 12 कर लो, इसको into 12 कर लो, तो ये आता है 1,80,000। ठीक है, इसके दो हिस्से हो जाएंगे सर, 90,000 एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज हो रहा है और 90,000 अदर देन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। तो ये तो है 90,000 एग्रीकल्चर इनकम और ये 90,000 जो है सर ये नॉन एग्रीकल्चर पर्पस है। तो आप इसको सर आईयूएस में टैक्सेबल करोगे, क्योंकि ये नॉन एग्रीकल्चर पर्पस जो है वो बताया नहीं है किससे रिलेटेड है। तो आपको कैसे पता कि ये पीजीपी में जाएगा कि कहाँ जाएगा। तो अगर ये समझ नहीं आ रहा है पीजीपी में जाएगा कि नहीं, तो आप इसे आईयूएस में ले जाएंगे। तो आओ सर इसका आंसर ढूंढते हैं। आंसर देखो 90%, 90,000 would be an agriculture income and 90,000 is chargeable to tax under the income from other sources। ठीक, फिर आपको बोले सर कंप्यूट द ग्रॉस टोटल इनकम। आपको सर ग्रॉस टोटल इनकम निकालने बोले, तो एक सिंपल सी बात है सर 90,000 आ जाएगा। एक तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वाला, ठीक है, और क्या क्या था सर, और क्या क्या इनकम आप निकाले हो सर इसकी। ये 1,75,000 तो सर एग्रीकल्चर इनकम थी, इस पे दिमाग ना लगाइयो। बिजनेस इनकम 1,50,000 और थी सर, बाकी ये तो एग्रीकल्चर इनकम थी। तो सर 1,50,000 और कोई इनकम नहीं सर। तो आओ सर इसमें 1,50,000 और ऐड कर लेते हैं, 1,50,000। तो सर ये 1,50,000 प्लस 90,000 ये हो गया सर 2,40,000। ये इसकी टोटल इनकम है सर, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम को तो लेंगे नहीं सर। तो ये इसकी टोटल इनकम आ गई 2,40,000। क्लियर हुआ सबको, सिंपल इजी क्वेश्चन। और नेक्स्ट, हाँ आओ नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन में मूव करते। देखो क्वेश्चन फोर्थ बोलता है मिस्टर राजेश शर्मा। अपन क्वेश्चन पहले नहीं पढ़ेंगे यार, पहले अपन नीचे आते हैं, नीचे इसके क्वेश्चंस देखते हैं सर। बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑफ द केस सिनेरियो गिवन अबव, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द मिस्टर राजेश रेसिडेंशियल स्टेटस। शर्मा जी का रेसिडेंशियल स्टेटस बताना है, टैक्सेबल परक्विजिट बताना है, इनकम चार्जेबल अंडर दैट सैलरी है, और उसके बाद टोटल टैक्स लायबिलिटी है, और कुछ बचा है क्या। एक और क्वेश्चन है सर, ठीक है, देखते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट, पहले रेसिडेंशियल स्टेटस देखते हैं इनका। Mr. Rajesh, age 54 years, an Indian citizen, is working as an assistant manager in ABC India Limited. He's getting a salary of 58,000 per month. He used to travel frequently out of India for this office work. He left India from Delhi airport on 5th October and returned to India on 2nd April. तो भाई डेज काउंट कर लो इसके इंडिया में। तो अप्रैल के हो गए 30 दिन, मई के 31, जून के 30, 31 जुलाई के, 31 अगस्त के, सितंबर के 30 और अक्टूबर के 5। सर ये 181 डेज इंडिया में रहे सर प्रीवियस ईयर में। तो रेसिडेंट तो हो गया बंदा, ठीक है। अब ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी के लिए कुछ दिया है क्या, देखो आओ सर ना। तो सर बंदा रेसिडेंट तो है सर, बट कैन नॉट डिटरमाइन ऑर्डिनरी की नॉट ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी के लिए हमें सर पीछे के ईयर्स की कंडीशंस नहीं दी हुई है कि कितने दिन इंडिया में था नहीं था।
पहला क्वेश्चन का आंसर मिला। व्हाट आर हिज टैक्सेबल परक्विजिट, देखो भाई टैक्सेबल परक्विजिट क्या क्या है, आगे पढ़ते हैं सर क्वेश्चन। फॉर द प्रीवियस ईयर 22-23 द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर रिलेवेंट। डीए दिया हुआ सर 10% ऑफ द बेसिक पे, तो ये परक्विजिट के लिए काम का नहीं है। बोनस हमारे परक्विजिट के लिए काम का नहीं है। मेडिकल अलाउंसेस है सर, परक्विजिट के लिए काम का नहीं है सर, ठीक है। मेडिकल बिल रीइंबर्स्ड हुआ है सर, ये हमारे काम का है सर, ये हमारे काम का है। तो 15,000, एक तो 15,000 है, हमें परक्विजिट पता करना है ना। He was also transferred a laptop by the company, सर कंप्यूटर की बात है। 50% WDV provided completed year of service, completed year of usage हो। तो सर 31 मार्च 2022 को ट्रांसफर किया। लैपटॉप एक्वायर हुआ 1 अक्टूबर 2019। 1 अक्टूबर 2019 से लेके सर अक्टूबर के पहले क्या आता है, सितंबर अक्टूबर, 30 सितंबर 2022 तक हो गए 3 साल। 3 साल कंप्लीटेड ईयर है, तो लैपटॉप में 50% डिप्रिसिएशन है, तो आप 1 लाख में 50% 3 साल का डिप्रिसिएशन लगाओ। कंपनी जो लगाती है उससे हमें कोई मतलब नहीं है सर। आप एक काम करो, 1 लाख इंटू 50%, 50,000 वैल्यू बची, उसमें और 50% दूसरे साल कटाओ, फिर और 50% तीसरे साल कटाओ, तो सर वैल्यू तो बची 12,500 ही है लैपटॉप की, ठीक है। और ये सर ट्रांसफर कंपनी कितने में कर रही है, 15,000 में, तो सर ये कोई परक्विजिट हुआ ही नहीं सर, ये तो परक्विजिट हुआ ही नहीं, बच गए। He was also reimbursed salary of an house servant of 4,000 per month, ये है ना सर, तो 4,000 into 12 ये हो जाएगा 48,000। आगे देखो, प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉयर अमाउंटिंग टू ₹2400, तो प्रोफेशनल टैक्स 2400 आओ सर, ये भी आ जाएगा। उसके बाद आगे देखो, 400 equity share allotted by ABC India Limited at the rate of 250 per share against the fair market value of 350 on the date of exercising option, तो डिफरेंस का कितना है सर, 100 इंटू 400 मतलब 40,000। ऐड करते हैं सर, 15,000, अब 15,000 प्लस 48,000 प्लस 2,400 प्लस 40,000, सर ये आ रहा है मेरा 105400। आओ सर वैल्यू ऑफ परक्विजिट देखते हैं, आओ जाओ, ये रहा सर 105400। फिर आपसे इनकम अंडर द हेड सैलरी पूछ रहा है, तो आओ सर सैलरी की इनकम के लिए देखो सर, एक तो इसकी बेसिक सैलरी है, कितनी है भाई की, बहुत अच्छी है, 58,000, तो बेसिक सैलरी 58,000 इंटू 12 कर लो सर, 58,000 इंटू 12, ये आ रहा है सर 6,96,000 प्लस डीए भी ले लो सर, डीए कितना है सर, 10% ऑफ बेसिक पे, तो ये आ जाएगा 6,96,000, 10% प्लस बोनस भी तो है सर, बोनस कितना है सर, 98,000 प्लस वो भी तो है सर मेडिकल अलाउंस, मेडिकल अलाउंसेस टैक्सेबल होते हैं सर, मैंने आपको सिखाया है सर, तो मेडिकल अलाउंसेस 60,000, ठीक है। बाकी तो आपने परक्विजिट में ले लिया सब चीजों को। हाँ, एक ये बचा है सर, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ये आखिरी में लेंगे, इनकम फ्रॉम सैलरी बोल रहे हैं सर वो आपसे, तो सैलरी में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्यों लोगे। परक्विजिट जो आप लोगों ने निकाला है सर 105 डबल, यही निकाला है ना सर, तो गड़बड़ हो जाएगा, हाँ ठीक है। तो इनको ऐड करते हैं और चेक करते हैं इसकी सैलरी से इनकम कितनी आ रही है, 6,96,000 प्लस 6,96,100, क्योंकि 69,600 डीए वाला, प्लस 98,000 प्लस 60,000 प्लस 105400, ये आ रहा है सर 1029,000। अब इसमें माइनस कर लो सर स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 माइनस प्रोफेशनल टैक्स भी तो पे हुए सर 2400 जो एम्प्लॉयर ने पे किए, माइनस करो, माइनस 50,000 माइनस 2400, सर ये आ रहा है 976600, ये इनकम फ्रॉम सैलरी है। और देखते हैं कहाँ है इनकम फ्रॉम सैलरी, ये रहा, देखो सर, ठीक है, सिंपल। उसके बाद आपको टोटल टैक्स लायबिलिटी निकालने बोले, तो सर ये तो इनकम फ्रॉम सैलरी आ गई, और कैपिटल गेन की इनकम आपको दी हुई है, और कहाँ है कैपिटल गेन, बोल रहे सर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ लिस्टेड कंपनी ऑन विच एसटीटी इज पेड, कितना 94,000, तो 94,000 का 15%, याद है ना, 15% अपन पढ़ के आए हैं सर,
111A वाला है सर शॉर्ट टर्म। तो सर आपको कैपिटल गेन दिया हुआ है 94,000 और इस पे तो 15% लगाना है सर, तो निकालते हैं सर टैक्स। 94,000 का 15% ये आ रहा है सर 14100 और इन सैलरी में स्लैब लगाना सर 976600 माइनस 2,50,000 पहले हटा दो, उसमें कोई टैक्स नहीं है। बचे 2,50,000 पे सर 5% उसको हटा दो, बचे पे 20% है तो 20% प्लस 12,500। अबे अरे यार 976600 माइनस 2,50,000 माइनस 2,50,000 जो बचा उस पे बैलेंस पे 20% प्लस 12,500 तो ये आ रहा है सर 107,820 प्लस 14180 प्लस 4%। तो सर ये आ जाएगा, देखो सर मेरा तो ये आ रहा है सर 12600 12600 सर ये आप करेंगे तो आ जाएगा सर 12600। टैक्स लाइबिलिटी आ गई सर, दोनों को ऐड करना, अबे ये क्या हो रहा है यार, दोनों को ऐड करना प्लस 4% कर लेना, ठीक है। आगे देखते हैं। Assuming for the purpose of this question only that Mr. Rajesh was found owner of 5 lakh worth jewelry acquired in financial year 22-23 of which he could not provide any satisfactory explanation about the source of income, what would be the tax liability without considering surcharge and health education cess if any। तो विदाउट में तो भैया 60% टैक्स है, पढ़ के आए हम, तो 60% 5 लाख का कितना हो जाएगा 3 लाख रुपीस, सिंपल एज सिंपल। और सर फिफ्थ वाला क्वेश्चन ये अभी का लास्ट क्वेश्चन सर, इससे ज्यादा मैं अभी नहीं करा पाऊंगा, इससे ज्यादा जो रहेगा वो मैं आपको कल करवा दूंगा, बच्चे और आगे के क्वेश्चंस। मिस्टर हार्दिक एज 45 ईयर इज अपॉइंटेड एज अ सीनियर, अबे फिर पहले नीचे क्वेश्चन पढ़ेंगे, आओ नीचे। What would be the value of rent free accommodation chargeable to tax, फिर से सैलरी की बातें आएंगी सर। फिर बोल रहा है what amount of health insurance premium paid for the previous year 22-23 by Mr. Hardik can be claimed deduction while computing total income। तो अपन को 80D की भी डिडक्शन देखना है, आ गया। What will be the perquisite value of the car, वो भी देखना है ऊपर, ठीक है। वुड यू एडवाइज मिस्टर हार्दिक टू ऑप्ट फॉर 115 BSc, आपको ये भी बताना है क्या वो बंदा 115 BSc ले कि नहीं ले। तो चलो सर चालू होते हैं सर क्वेश्चन, ढूंढते हैं पहले रेंट फ्री एकोमोडेशन। मिस्टर हार्दिक इज अपॉइंटेड, एज बंदे की हमेशा काम की होती सर, इज अपॉइंटेड एज अ सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इन स्काई इंडिया लिमिटेड मुंबई ऑन 1st Feb 2022 इन द, अरे यार ग्रेडेड पे स्केल है 35,000 3500 65,000, तो 35,000 10 मंथ्स के लिए, कब से कब तक सर 1/4 से लेके 31 जनवरी 2023 तक, ठीक है। और सर फिर 35,000 प्लस 3,500 10% ऐड किए तो ये 38,500, इसका 2 महीने का लेंगे तो ये इसकी टोटल सैलरी आ जाएगी, दोनों को ऐड कर लोगे तो करो सर, करना ही पड़ेगा ग्रेडेड पे स्केल। 35,000 इंटू 10 मेमोरी प्लस 38,500 इंटू 2 मेमोरी प्लस, तो सर इसकी टोटल सैलरी 4,27,000, ठीक है। He is given a rent-free unfurnished accommodation on 1/5/2022 which he occupied only from 110, तो हमें तो 110 से मतलब है। The company pays a lease rent of 5,000, तो कंपनी ने 6 महीना पे किया 30,000 और इसमें अरे सॉरी ये डीए वाली लाइन भूल गया था। He is paid a dearance allowance of 40% of the basic pay forming part of the retirement benefit, तो इसका 40%, ये तो आपकी बेसिक सैलरी है, इसका 40% करोगे 40%, तो ये आपका डीए आ जाएगा सर, ये आपका डीए, तो इसको ऐड करो तो ये आ रहा है सर 59,7800। रेंट फ्री अकोमोडेशन के केस में सीखे थे सर, अगर एम्प्लॉयर भी किराए पे लेता है तो 15% ऑफ सैलरी और एक्चुअल हायर चार्जेस पेड बाय द एम्प्लॉयर, तो इसका 15% निकाल लो, इसका 15%, ये आ रहा है सर 89670। एक तो पहला, दूसरा अच्छा इसको भी डिवाइड बाय 2 कर देना ना, क्योंकि 6 महीने का है ना, डिवाइड बाय 2, तो ये सर 44,835
और इन्होंने पे किया सर 30,000, तो दोनों में विच एवर इज लोअर, लोअर कितना है सर 30,000। तो आपसे पूछा था पहला अमाउंट रेंट्री अकोमोडेशन वाला, और सर पहला आंसर तो मिल गया, वैल्यू ऑफ रेंट्री अकोमोडेशन 30,000। उसके बाद आपसे हेल्थ इंश्योरेंस का पूछा है, और ऊपर हेल्थ इंश्योरेंस ढूंढेंगे सर। He has been provided a car of above 1.6 liter capacity which is used by him for private purpose. ओहो, कार को सिर्फ प्राइवेट पर्पस के लिए यूज करता है। The actual cost of the car is 8 lakh. The monthly expenditure of the car is 5,000, which is fully met by the employer. कार भी employer की है, तो हमने सिंपल सीखा था सर, actual expenditure 5,000 into 12 plus 10% of the cost of car, तो 8 lakh का 10%, 10% of 8 lakh, तो ये आ जाएगा सर 60,000, और ये आ जाएगा 80,000, तो ये आ जाएगा 1,40,000, सिंपल कार का। ठीक है, he pays a lump sum premium of 1,20,000 towards health insurance, हमें इससे ही तो काम है, दूसरा क्वेश्चन यही था, for self and his wife for 48 months on 1/10/2022 for account pay by account pay check। अब यहाँ पर सर क्या होता है, ये 48 मंथ्स बोलता तो है सर, बट ये चालू हो रहा है 1/10/2020 से 2022 से, तो सर ये करंट प्रीवियस ईयर से काउंट करने जाओगे तो 5 साल का हो जाता है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर का आगे से 4 साल और करंट ईयर का मिला के 5 साल, तो 1,20,000 डिवाइडेड बाय 5 कर लो सर, 1,20,000 डिवाइड बाय 5, ये आता है सर 24,000 की डिडक्शन ले पाएगा सर ये बंदा। ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस वाला पूछा था ना सेकंड क्वेश्चन, तो हेल्थ इंश्योरेंस का 24,000। ठीक है, वैल्यू ऑफ द परचेज वैल्यू ऑफ कार, ये तो हम अब भी निकाले 1,40,000। हाउ वुड यू एडवाइज मिस्टर हार्दिक टू ऑप्ट टू पे टैक्स अंडर 115 बीएसी, पहले इसका नॉर्मल तो निकाल ले सर, नॉर्मल के हिसाब से देख लेते हैं, नॉर्मल इनकम टैक्स, उसके हिसाब से इसका टैक्स कितना बनता है देखो। आओ, हमें सैलरी वगैरह सब चीजों की जरूरत है सर। मैंने सैलरी, ये रही सर, पहले तो इससे बेसिक और डीए ऐड करने के बाद ये आ रही है सर 597800, 5 लिखते हैं सर इसको, 597800। ठीक है, और ये 115 बीएसी के हिसाब से भी तो यही होगा सर, 597800। फिर उसके बाद सर हमें हुआ ये था कि रेंट फ्री अकोमोडेशन की बात थी सर, 30,000, तो रेंट फ्री अकोमोडेशन था सर 30,000 का, वो दोनों जगह ऐड हो जाएगा सर 30,000 30,000। फिर था सर कार, कार का 1,40,000, 1,40,000। ठीक है, उसके बाद सर और कुछ तो दिया नहीं था मेरे ख्याल से, क्वेश्चन में और कुछ दिया है क्या? देखो, ही ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स 1,50,000 टूवर्ड्स पीपीएफ, ये तो एटीसी की डिडक्शन में जाएगा सर। मिस्टर हार्दिक इज इंटरेस्टेड टू ऑफर कंसेशनल टैक्स रेजिम अवेलेबल अंडर 115 बीएसी, वो कंसेशनल चाहता है सर, तो ठीक है, आपका ये दोनों का तो टोटल यही होगा सर, करते हैं 5978, अरे 597800 प्लस 30,000 प्लस 1,40,000, ये आ रहा है सर 767800, 767800। अब यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात आती है सर, 50,000 जो नॉर्मल में मिलेगा इस पे नहीं मिलेगा, तो ये आ जाएगा सर -50, अबे 767800, क्या हो रहा है आज के एलसी को, 717800, ये इनकम फ्रॉम सैलरी है, और यहाँ पर इनकम फ्रॉम सैलरी 767800 ही रहेगी सर। मेरे हिसाब से तो सर नॉर्मल के हिसाब से टैक्स कम आएगा, क्योंकि 80C की डिडक्शन 1,50,000 है जो यहाँ नहीं मिलती है, और 80D की डिडक्शन 24,000 है सर, वो भी यहाँ नहीं मिलती है, तो मेरे हिसाब से तो सर माइनस कर लेता हूँ मैं 1,50,000 माइनस 24,000, ये आ जाएगा सर 543800। सर गारंटीड है इसी का टैक्स कम आने वाला है, क्योंकि यहाँ तो सर सेम अमाउंट है सर 767800, आप करके चेक कर सकते हो, अमाउंट इधर सर कम आएगी, देखो माइनस 2,50,000, क्योंकि पहले 2.5 लाख पे नील है, अगले 2.5 लाख पे 5%, और उस बचे में 20% प्लस 1125, अरे 12500 प्लस 4%, ये आ रहा है सर, यहाँ पर टैक्स आ रहा है 22
111 0.4, ठीक है यहाँ पर। और 115 बीएससी के हिसाब से चलेंगे तो 767800 माइनस पहले 2,50,000 हटा दो, बच नेक्स्ट 2,50,000 में 5% है, हटा दो। नेक्स्ट 2,50,000 पे 10% है, हटा दो। उसके बाद बैलेंस में 15% है, तो ये बैलेंस वाला हो गया। प्लस 25,000 प्लस 12,500 प्लस 4%, तो मेरा तो ये बहुत बहुत ही बड़ा आ रहा है सर। 4177 ले लो राउंड फिगर करके। तो सर बट ऑब्वियस सी बात है सर, इस बंदे को 115 बीएससी नहीं लेना चाहिए सर, इसकी बाकी डिडक्शंस ज्यादा है, इसको नॉर्मल टैक्स में चलना चाहिए। तो आओ सर, क्वेश्चन क्या था? वुड यू एडवाइज मिस्टर हार्दिक टू ऑप्ट फॉर 115 बीएससी? नो, नो। यस वाले तो दोनों ऑप्शन ही गलत हो गए सर। और नो में देखते हैं सर। No, Mr. Adik should not opt since a normal tax, normal provision of this, normal provision of the act. His tax liability would be नहीं सर, ये तो tax liability हम निकाल के आए। तो ऑप्शन क्या हो गया? डी हो गया। सिंपल समझ आया? ये मैंने आपके 5 क्वेश्चंस कंप्लीट कराए। अब नेक्स्ट आगे नेक्स्ट वीडियो में कल 6 से 10 तक कंप्लीट करेंगे, ठीक है? आई होप आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। इसे फ्रेंड्स तक शेयर करना। और सर इस चैनल में आपको टैक्स से रिलेटेड हर एक चीज मिल जाएगी, प्रोवाइडेड आप ये चैनल खोद दो, आपको सब मिल जाएगा सर। हर एक चीज टैक्स की मिल जाती है, कंप्लीट टैक्स की यहाँ पर सब चीजें, ठीक है? अच्छे से बैठ के पढ़ो, एग्जाम को टाइम कम है। और नवंबर वाले भी स्टूडेंट्स इनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं सर, केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है? इट विल हेल्प अ लॉट टू एवरीवन, ठीक? चल, थैंक यू फ्रेंड्स। शेयर करना सबको, लाइक करना, इतनी मेहनत मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हो सर, ठीक है? चलो, थैंक यू फ्रेंड्स।